ये कहानी शुरू होती है एक चार्ली नाम के बंदे से जो 4 लैम्बोर्गिनी इंपोर्ट करवा रहा होता है क्योंकि उसे उन गाड़ियों को रीसेल करना होता है जिसकी वो डाउन पेमेंट भी ले चुका है। लेकिन पोल्यूशन पास ना करने की वजह से सारी गाड़ियों को बंदरगाह पे रोका गया है। वो इसीलिए इन गाड़ियों को शहर में एंट्री नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो लोग चार्ली पे प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन हमारा चार्ली बहुत ही चालू होता है। वो उन कस्टमर को अपनी बातों में बहका लेता है। और चार्ली के साथ एक लड़की भी थी और ये लड़की और चार्ली दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन ये दोनों कहीं जा रहे होते और तभी हमारे चार्ली के पास फ़ोन आता है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। चार्ली अपने पापा के साथ नहीं रहता, इसीलिए उसके पापा की डेथ की खबर से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात सुनकर सुजेना कहती है कि मैं भी तुम्हारे पापा के फ्यूनरल पे चलूँगी। और फ्यूनरल पे सारा काम ख़त्म होने के बाद हमारा चार्ली अपने पिता के लॉयर से मिलता है क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती संतान है। इसीलिए वो उनकी सारी संपत्ति अपनी कस्टडी में लेना चाहता है। वकील चार्ली को बताता है तुम्हारे पिता ने 1942 ब्यू मास्टर कन्वर्टिबल जो कि एक क्लासिक कार है वो तुम्हारे नाम की है। और चार्ली और इसके पापा के बीच में झगड़े की वजह यही कार थी। जब चार्ली अपने हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता है तो वो अपने पिता से कहता है कि वो इस गाड़ी को चलाना चाहता है। लेकिन चार्ली के पिता ने तो साफ साफ मना कर दिया था, तू अभी बच्चा है। और तब चार्ली ने इस गाड़ी की चाबी चुरा ली थी और वो उसे चोरी से अपने घर से बाहर ले गया। और जब वो अपने दोस्तों के साथ इस गाड़ी में घूम रहा था तभी वहाँ पे पुलिस आई और उसने चार्ली को पकड़ लिया उसके दोस्तों सहित, क्योंकि चार्ली के पिता ने इस गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। और इस वजह से चार्ली को 2 दिन पुलिस की हिरासत में रहना पड़ा था। और ये नाराज़गी चार्ली के दिल में आज तक रहती है। इसके बाद हमें देखते हैं वकील बताता है कि जो तुम्हारी 3 मिलियन की संपत्ति है वो तुम्हारे नाम नहीं की गई है बल्कि किसी और के नाम की गई है। ये सुनकर चार्ली पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो वकील से पूछता है कौन है वो जिसके नाम $3 मिलियन की प्रॉपर्टी की गई है। वकील कहता है उसका नाम इस पेपर में है लेकिन मैं वो नाम तुम्हें नहीं बता सकता। चार्ली ये सब सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो कहता है क्या तुम ये सब मुझसे एक बार फिर से कह सकते हो, क्योंकि मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। और चार्ली उसका नाम दोबारा पूछने की कोशिश करता है जिसके नाम 3 मिलियन की प्रॉपर्टी कर दी गई है। लेकिन वकील कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर चार्ली परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हमारा चार्ली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन चार्ली पता लगा लेता है ये सारा का सारा पैसा मेंटल हॉस्पिटल में एक आदमी के नाम है। अब चार्ली उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाकर हमारा चार्ली डॉक्टर ब्रूनर से मिलता है क्योंकि सारा पैसा डॉक्टर ब्रूनर के कंट्रोल में होता है। और चार्ली उस आदमी का नाम पूछता है जो इस पैसे का सही हकदार है, जो बेनिफिशरी है। लेकिन डॉक्टर ब्रूनो इस बारे में कुछ नहीं बताते और चार्ली वहाँ से भी मुंह लटका के निकल जाता है। वहीं बाहर ये दिखाया जाता है गाड़ी में सुजेने के साथ कोई आदमी बैठा हुआ है। ये वही गाड़ी है जो चार्ली के पिता ने इसके नाम की थी। और वो आदमी कहता है मैंने ये गाड़ी बहुत बार चलाई है। ये गाड़ी मैं ओनली सैटरडे को चलाता हूँ, लेकिन आज सैटरडे नहीं, आज तो मंडे है। ओहो, ये गाड़ी मेरी है, मेरे पिता इसे हमेशा चलाने के लिए देते थे। और तभी चार्ली भी यहाँ आ जाता है। ये देखकर चार्ली उस आदमी को उतरने को कहता है। वो आदमी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और चार्ली पूछता है क्या तुम इस गाड़ी को जानते हो। वो आदमी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस गाड़ी को सैटरडे को चलाता हूँ। मेरे डैड इस गाड़ी को सैटरडे को चलाने देते हैं। एक ही बात ये बार बार रिपीट कर रहा होता है और साथ ही साथ इसका नाम और गाड़ी का मॉडल नंबर भी चार्ली को बता देता है।
जो शायद हमारे चार्ली को खुद भी नहीं पता। और जब चार्ली उस आदमी से उसके पिता का नाम पूछता है तो वह आदमी तो कहता है मेरे पिता का नाम सैनफोर्ड डेविड है। इसके बाद चार्ली उस आदमी के मॉम का नाम पूछता है और यही नाम चार्ली के भी पिता का है। वो आदमी कहता है मेरी मॉम का नाम एलेना बेबिट है और यही नाम चार्ली के मॉम का भी है। और वो अपने घर का पता भी बताता है जो कि चार्ली के घर का एड्रेस होता है। और साथ ही साथ वो उसे वो भी बताता है कि किस डेट में उसकी मॉम की डेथ हुई थी। यानी कि चार्ली की डैड और मॉम इसके भी डैड और मॉम हैं। चार्ली और भी बहुत कुछ पूछना चाहता है लेकिन वो बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों से चला जाता है और वहाँ पर डॉक्टर ब्रूनर होते हैं। चार्ली डॉक्टर से पूछता है ये कौन है। डॉक्टर इसे बताता है इनका नाम रेमंड है और ये तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सुनकर चार्ली पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि आज इसका एक भाई भी मिल गया और चार्ली को पता भी नहीं। डॉक्टर चार्ली को बताता है कि तुम्हारे बड़े भाई को एक्सप्रेस करने में, दूसरों से बात करने में और समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाहर की दुनिया उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है। यहाँ पर वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है, यानी कि कब उसे टीवी देखना है, कब नहाना है, कब धोना है, कब हगना है, ये सब उसका रूटीन के हिसाब से चलता है और रेमंड उसी पे चलता है। इस बीमारी का नाम सीवान सिंड्रोम होता है। यहाँ पर डॉक्टर कहता है तुम्हारे भाई के अंदर एक खास खूबी भी है, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेता है, जैसे कि कंप्यूटर। अब यहाँ चार्ली बहुत परेशान होता है। वो कहता है डॉक्टर से मुझे मेरे भाई के बारे में कभी बताया क्यों नहीं गया। डॉक्टर ब्रूनो कहते हैं अगर तुम्हें बताता भी तो तुम क्या कर लेते, बोल। चार्ली को डॉक्टर बताता है कि जब तुम 3 साल के थे तब तुम्हारे भाई को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। चार्ली डॉक्टर से कहता है क्या मेरे भाई को पता है उसके नाम पे $3 मिलियन है। डॉक्टर चार्ली को बताता है तेरा भाई पैसे को कुछ भी नहीं समझता। यह सुनने के बाद चार्ली को बहुत ज़ोर से हंसी आती है और चार्ली कहता है मेरे पिता ने $3 मिलियन ऐसे आदमी के नाम कर दिया जिसे पैसे का कोई मतलब भी नहीं पता है। यहाँ पर चार्ली को एक बात और पता चलती है कि उसके भाई के अंदर कोई फीलिंग्स वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। वो एकदम सिंपल मैन है। इसी वजह से किसी के मरने और किसी के जाने, हंसी खुशी से रेमंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब सुनकर अब चार्ली अपने 3 मिलियन किसी भी तरह से हथियाना चाहता है और चार्ली को अपने भाई की कोई फिक्र नहीं होती, इसीलिए वो रेमंड को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। और जब ये रात को एक होटल में पहुँचते हैं तो रेमंड को वहाँ पे बहुत बेचैनी होने लगती है क्योंकि यहाँ रेमंड का रूटीन नहीं चल पा रहा होता है और वो सोना चाहता है लेकिन यहाँ पे उसका बेड भी नहीं है। और रेमंड कहता है यहाँ तो मेरा बुक शेल्फ भी नहीं है। और तभी चार्ली वहाँ पे एक टेलीफोन डायरेक्टरी देखता है जो रेमंड को पढ़ने के लिए दे देता है। और चार्ली कहता है इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और रेमंड बेचारा पढ़ने लगता है। रेमंड वहाँ बैठे बैठे बोर हो जाता है, उसे कुछ आवाज़ आती है। वो जाके देखता है चार्ली के रूम से आवाज़ आ रही है जहाँ पर सुजैन और चार्ली इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन रेमंड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे टीवी चल रहा होता है और वो जाके चुपचाप टीवी देखने लगता है। और तभी चार्ली देखता है उसका भाई वहाँ बैठकर टीवी देख रहा है। चार्ली अपने भाई से अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि वो बहुत रूड है, जबकि चार्ली की गर्लफ्रेंड सुजैना रेमंड को बहुत पसंद करती है क्योंकि वो जानती है रेमंड को इस वक्त हमारी बहुत ज़रूरत है। और ये बात चार्ली बिल्कुल भी नहीं समझता। और सुजैना कहती है तुम अपने भाई से इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम उसकी इंसल्ट करते हो। सुजैन गुस्से में चार्ली को कहती है कि तुम कहते थे तुम्हारा भाई यहाँ लाना चाहता था लेकिन जबकि तुम उसे लेके आए हो, और अब मैं जानना चाहती तुम अपने भाई को यहाँ क्यों लेके आए हो। और चार्ली सुजैना को सब बता देता है। चार्ली ये भी बताता है कि मेरे नाम पे कुछ भी नहीं रखा, उसने $3 मिलियन मेरे बड़े भाई के नाम कर दिया। ये बात सुनकर सुजैना को गुस्सा आ जाता है
वो कहती है चार्ली से, तुम लोगों को इस्तेमाल करते हो, तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने भाई का किडनैप किया है। और चार्ली गुस्से में कहता है, क्या उसके पिता मेरे पिता नहीं हैं? उन पैसों भी मेरा भी हक है और अब मैं अपना हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये सुनकर सुजैना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। सुबह होते ही चार्ली अपने भाई रेमंड को लेकर एक होटल में जाता है। होटल में एक वेट्रेस आती है, उसका नाम होता है सैली। उसका नाम देख के रेमंड कहता है, तुम्हारा नंबर 96241 है। यह सुनकर वेट्रेस कहती है, ये मेरा नंबर है, तुम्हें कैसे पता? रेमंड कहता है क्योंकि मैंने कल रात को टेलीफोन डायरेक्टरी पूरी पढ़ ली थी। यह सुनकर चार्ली बिल्कुल हैरान हो जाता है। रेमंड कहता है, मुझे ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर हैं मुझे सब याद हो चुके हैं। चार्ली कहता है, तुमने ये सब कैसे किया? तुमने कैसे इतनी जल्दी सब कुछ याद कर लिया? रेमंड कहता है, मुझे नहीं पता, बस हो गया। ये सब सुनकर चार्ली बोला, चल ठीक है भाई। अब चार्ली खाना ऑर्डर करता है, लेकिन रेमंड का भी एक यहाँ पे रूटीन होता है और चार्ली गुस्सा होकर रेमंड का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, दोबारा ऐसा मत करना। रेमंड अपनी डायरी निकालकर ये लिखने लगता है कि चार्ली ने आज मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मेरी गर्दन पकड़ी। ये देखकर चार्ली समझ जाता है कि रेमंड को संभालना इतना भी तो आसान नहीं होने वाला। बेचारा चार्ली, अब मुसीबत इसके सर आ चुकी है। इसीलिए डॉक्टर ब्रूनो को कॉल करता है चार्ली और कहता है कि पैसों की डील करने की बात करनी है, बोलो। लेकिन डॉक्टर ब्रूनो कहते हैं कि तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और डॉक्टर कहता है कि तुम रेमंड को वापस ले आओ। और चार्ली कहता है, वो मेरा भाई है, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। इसी दौरान रेमंड टूथपिक के लिए वेट्रेस के पास जाता है और जब वेट्रेस टूथपिक निकाल रही होती है तो अचानक से डिब्बा छूट के नीचे गिर जाता है, जिसमें से सारी टूथपेस्ट नीचे गिर जाती है और रेमंड इसे गिन के एग्जैक्ट बता देता है 247 है। यह सुनकर चार्ली हैरान हो जाता है, लेकिन वेट्रेस कहती है इसमें 244 है। यह सुनकर चार्ली को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जब वो दोनों जा रहे होते तो वेट्रेस कहती है कि सर आपने सही कहा, 3 डिब्बे में ही है। यह सुनकर चार्ली हैरान हो जाता है, यानी कि रेमंड ने एकदम सही नंबर बताया।